हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अलग और रहस्यमय कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, क्योंकि आपने ऐसी कहानी पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप सभी के साथ या आप में से किसी के भी साथ कोई भूतिया या रहस्यमय घटना हुई है तो उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर आपकी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी हुई या आप में से जिन 3-4 लोगों की कहानियाँ सबसे ज़्यादा डरावनी होगी उसे मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में एक स्टोरी के रूप में ऐड करूँगी और साथ ही उसका कमेंट भी पिन होगा। उस एक पर्सन का कमेंट पिन होगा जिसकी कहानी सब में से सबसे ज़्यादा डरावनी होगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे ताकि आपकी कहानी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी इस कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। राहुल ने जब से उस मंदिर के फ़ोटो को देखा है तब से राहुल को चैन की नींद नहीं आ रही। राहुल जब भी सोने के लिए आंख बंद करता उसे वही मंदिर दिखाई देता और जब नींद आ जाती तब वो सपने में खुद को उस मंदिर के सामने खड़ा हुआ दिखता। पिछली कुछ रातों से वही एक सपने ने उसके दिमाग पर अपना जादू कर दिया है। उस मंदिर में कुछ तो बात है जिस कारण से राहुल बेचैन हो गया है। राहुल ने इससे पहले भी देश के कई सारे मंदिर को देखा है, पर ऐसा पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ। देश के अलग अलग जगहों पर जाकर कई सारे मंदिरों को देख उसके बारे में वो मंदिर से संबंधित कुछ रहस्यमय बातें अपने इंटरनेट वेबसाइट पर ब्लॉग में लिखना ही राहुल का काम है। राहुल मंदिरों के बारे में ब्लॉग लिखने में काफ़ी अच्छा है और उसके ब्लॉग को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। राहुल ने जब शुरुआत में अपने शहर यानी कानपुर के आसपास की सालों पुराने मंदिरों के बारे में ब्लॉग लिखना शुरू किया तो उसे पता चला कि नए नए जगहों पर रहस्यमय अतीत में खोए हुए जर्जर मंदिरों के बारे में जानना काफ़ी लोगों को पसंद है। ब्लॉग को और बढ़िया बनाने के लिए राहुल उन मंदिरों को साक्षात दर्शन करने जाता। इससे उसे मंदिर के आसपास का परिवेश व उस मंदिर के बारे में और काफ़ी बातें वहाँ के लोगों से पता चल जाती। इसी कारण से राहुल अपने शहर से दूर केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र तो कभी कहीं और मंदिरों के भ्रमण पर जाता रहता। इसमें उसके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते, लेकिन अब प्राचीन मंदिरों को देखना उसके लिए एक नशे के जैसा बन चुका था। कुछ दिनों पहले प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर के दर्शन करके वह उस मंदिर के बारे में जानकारी लेकर राहुल ट्रेन से कानपुर लौट रहा था। ट्रेन में उसके पास वाले सीट पर एक आदमी अपने कैमरे में फ़ोटो देख रहा था। राहुल का ध्यान भी उस आदमी के द्वारा खींचे गए फ़ोटो पर गया। उस आदमी ने नदी, पहाड़ व जानवरों की काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची थी और इसके अलावा कैमरे को देखकर काफ़ी महंगा कैमरा लग रहा था। राहुल ने उस आदमी से पूछा, आपके फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे हैं, क्या आप फ़ोटोग्राफी करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, थैंक यू, हाँ मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करता हूँ। आप मेरे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख सकते हैं। इतना बोलकर उस आदमी ने राहुल को जानवर व पक्षी के कुछ और बेहतरीन फ़ोटो दिखाए और अपना इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज का नाम भी बताया। दोनों में बात चल ही रही थी कि राहुल बोला, वैसे मैं भी फ़ोटो खींचता हूँ, लेकिन केवल प्राचीन व अनजान मंदिर की। फ़ोटोग्राफ नहीं करता, ब्लॉग लिखता हूँ, उसी में मंदिर की फ़ोटो डालता हूँ। अब राहुल ने अपने काम व अपने इंटरनेट ब्लॉग पेज के बारे में सब कुछ उस आदमी को बताया। सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी अपने मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में कुछ देखने लगा और बोला, एक मंदिर की फ़ोटो दिखाता हूँ, अगर ये मंदिर दिलचस्प लगे तो इसके बारे में अवश्य लिखना, क्योंकि ये मंदिर मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर फ़ोटो गैलरी में खोजने के बाद उस आदमी ने अपने मोबाइल में एक मंदिर की फ़ोटो राहुल को दिखाई। राहुल ने ध्यान से उस मंदिर की फ़ोटो को देखा। वो मंदिर दिखने में सामान्य मंदिरों जैसा व छोटा सा था और उसके आसपास
पेड़ की जड़ें और झाड़ियों की लताएं लटकी हुई थी। इसके अलावा वो मंदिर दिखने में जर्जर व काफ़ी पुराना भी लग रहा था। उस मंदिर को देखकर कोई भी बता सकता था कि उस मंदिर में पूजा नहीं होती और ना ही उसकी देख रेख की जाती है। उस मंदिर की फ़ोटो को देखते ही राहुल को न जाने क्या हुआ कि राहुल उस मंदिर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। राहुल ने अपनी जीमेल उस आदमी को बताई और मंदिर के फ़ोटो को ले लिया। राहुल अपने मोबाइल में उस फ़ोटो को लेने के बाद ध्यान से देख रहा था। अब उस आदमी ने बोलना शुरू किया, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले का नाम तुमने कभी सुना है? ये ज़िला पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पुरुलिया ज़िले का अयोध्या पहाड़ व जंगल उन दोनों राज्यों में काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ के लोग उसे अयोध्या पहाड़ कहते हैं। प्रकृति की उच्चतम कला से भरपूर वहाँ के खूबसूरत झीलों, पहाड़ की चोटियों को देखने व वहाँ ट्रैकिंग करने काफ़ी सारे पर्यटक भी आते हैं। अयोध्या पहाड़ी के जंगलों में मैं वहाँ के वन्यजीव, पक्षियों, पहाड़ी चोटियों की फ़ोटोग्राफी कर रहा था। वहाँ के रहने वाले कुछ आदिवासी जनजाति के लोग पहले उन जंगलों में काफ़ी शिकार करते थे, लेकिन अब शिकार नहीं करते, इसीलिए काफ़ी जानवर देखने को मिले। 2 दिन लगातार पहाड़ी के ऊपर व जंगलों के अलग अलग भागों में फ़ोटोग्राफी करने के बाद मैं एक पहाड़ी टीले जैसी जगह पर जंगल में जानवरों को ढूंढते हुए घूम रहा था। वहाँ जंगल के अंदर मुझे ये मंदिर दिखा। इस मंदिर को देखते ही मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। वहाँ के पहाड़ों पर मैंने 2-3 पुराने मंदिर देखे थे। उन मंदिरों की देखभाल वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं। उन पुराने मंदिरों के आसपास उगने वाली झाड़ियों को काटकर साफ रखते हैं और शायद पूजा भी करने आते हैं, लेकिन इस मंदिर की देखभाल कोई भी नहीं करता। ये देखकर ही मुझे समझ आ गया। फ़ोटो में तुम देख ही सकते हो कि मंदिर के ऊपर जंगली लताओं व झाड़ियों ने अपना डेरा डाल लिया है। मैंने ना जाने क्या सोच उन झाड़ियों को थोड़ा हटाकर अंदर मंदिर में टॉर्च जलाकर देखना चाहा, पर मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। शायद उस मंदिर में मूर्ति थी, लेकिन फिर भी कोई वहाँ नहीं आता और ना ही कोई इस मंदिर की पूजा करता है। वहाँ पहाड़ी टीले वाले जंगल के नीचे की ओर गांव भी है, लेकिन फिर भी उस मंदिर के पास क्यों कोई नहीं आता, बस यही बात मुझे अजीब लग रही थी। क्यों उन लोगों ने इस मंदिर को ऐसे ही खंडहर होने के लिए छोड़ दिया? मंदिर को देख मैं यही सब सोच रहा था, इसलिए मैंने उस मंदिर की एक फ़ोटो अपने कैमरे में ले ली थी। इस फ़ोटो को मैंने लगभग 2 साल पहले खींचा था, लेकिन अब भी ये मेरे मोबाइल में पड़ी हुई थी। अब उस मंदिर का क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता। अगर दिलचस्प लगे तो इस मंदिर के बारे में भी कुछ अवश्य लिखना। राहुल ध्यान से उस आदमी की बातों को सुन रहा था। अब उसने पूछा, हाँ मैंने पुरुलिया का नाम सुना है, क्योंकि मैं एक बार रांची गया था। वहाँ रांची से 50-60 किलोमीटर दूर माँ देवड़ी मंदिर है। उस मंदिर के बारे में जानने व उसे देखने के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ मैंने अयोध्या पहाड़ का नाम तो नहीं सुना था, लेकिन पुरुलिया पहाड़ कुछ आदमी के मुंह से मैंने सुना था। वैसे जहाँ पहाड़ी जंगल में ये मंदिर है, आपने कहा कि वहाँ के आसपास गांव भी था, तो उस गांव या स्थान का नाम क्या है? उस आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उस पहाड़ी स्थान का नाम शायद चिताबुरु पहाड़ या गोपालपुर पहाड़ था। वहाँ जो गांव था उसका नाम तो मुझे नहीं पता। उन दोनों में और भी कुछ बातें हुई। कुछ देर बाद ही जब ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुँचने वाली थी, तब उस आदमी ने राहुल से बोला, वैसे इस मंदिर के फ़ोटो को ज़्यादा देर तक ध्यान से मत देखना। पता नहीं ये मेरा ही कोई वहम है, पर इस मंदिर की फ़ोटो को देखते ही मुझे वहाँ फिर से जाने का मन करने लगता, लेकिन मैं फिर भी कभी वहाँ नहीं गया। मुझे बार बार इस फ़ोटो के मंदिर को देखने का मन करता है, इसीलिए अभी तक मैंने इसे डिलीट नहीं किया था। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इस मंदिर के बारे में कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। वो आदमी कानपुर नहीं उतरने वाला था, इसलिए उस आदमी को अलविदा कर राहुल कानपुर स्टेशन पर उतर गया और फ़ोटो में दिख रहे मंदिर के बारे में सोचते हुए अपने घर चला गया। आधी रात के वक्त राहुल अपने बिस्तर पर नींद से जागकर उठ गया, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज़ आ रही थी, एक महिला की आवाज़। उसके कानों में
बार बार आ रही थी। वो महिला बार बार उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। ये आवाज़ राहुल के माँ की नहीं है तो फिर किसकी है? राहुल अपने कमरे से बाहर आया और उस महिला की आवाज़ का पीछा करने लगा। अब राहुल अपने घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और बाहर का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहाँ है उसके घर के सामने व आसपास वाले सभी घर? कहाँ हैं वो रास्ते जिन पर वो प्रतिदिन चलता है? आखिर पूरा कानपुर शहर ही कहाँ है? राहुल के घर का सामने वाला दरवाज़ा सीधे एक जंगल में खुला था। उसके घर के सामने केवल अंधेरे से भरे हुए पेड़ पौधे और जंगल की आवाज़ ही थी। उसी जंगल में एक जगह से रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को राहुल ने देखा और वो महिला भी शायद वहीं से राहुल को बुला रही थी। राहुल अब अपने घर के दरवाजे से धीरे धीरे चलते हुए उस रोशनी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस महिला की आवाज़ भी बंद हो गई। उसने देखा कि वहां एक जर्जर मंदिर है। वो मंदिर ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। उस मंदिर को जंगल की झाड़ियों व लताओं ने अपने आगोश में ले रखा है। वो रोशनी उसी मंदिर के अंदर से आ रही थी। राहुल वहीं खड़े होकर उस मंदिर को एकटक देखता रहा। राहुल का बड़ा भाई राकेश अब भी जाग रहा था। राकेश को मेन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि आखिर इतनी रात बाहर कौन जा रहा है। राकेश अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। राकेश ने बाहर आकर देखा तो घर के सामने छोटे से आंगन में लगे हुए कुछ पौधों व फूलों के पौधों के पास राहुल खड़ा है। राकेश ने कई बार अपने भाई को बुलाया, लेकिन जब राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया तब राकेश उसके पास गया। राकेश ने देखा कि राहुल की आंखें बंद थी और वो आंख बंद किए हुए ही वहाँ खड़ा था। राकेश ने उसके कंधे को ज़ोर से पकड़ के हिलाया। राकेश के ऐसा करते ही राहुल ने एकदम से हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वह अचानक गहरी नींद से जागा है। आंख खोलते ही राहुल ने जब खुद को घर के आंगन में पाया तो वो खुद भी चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत ही वो दृश्य याद आ गए जो शायद उसने सपने में देखा था। राहुल ने एक बार अपने आसपास देखा, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस मंदिर के दृश्य उसे सपने में क्यों दिख रहे हैं? राहुल की आँख खोलते ही उसके बड़े भाई राकेश ने हंसते हुए कहा, भाई यहाँ खड़े खड़े सो रहे थे क्या? रात को बिस्तर छोड़ यहाँ सोने आए हो? क्या तुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई है? राहुल ने असली बात को घुमाते हुए कहा, अरे भैया अभी तक जाग रहे हो? मैं तो बस बाहर ताज़ी हवा लेने आया था। कमरे में घुटन सा महसूस हो रहा था, इसलिए यहाँ टहल रहा था। राकेश ने फिर कहा, आँख बंद थी पर कान तो नहीं ना? पीछे से कितनी बार बुलाया तो भी सुनाई नहीं दिया। राहुल बोला, पता नहीं भैया, सुना नहीं, शायद ताज़ी हवा में आँख बंद करके खो गया था। ठीक है महाराज, अब ताज़ी हवा ले ली हो तो जाकर अपने कमरे में सो जाओ, रात के 1 बज रहे हैं। राहुल अपने कमरे में आकर सोचने लगा कि उस आदमी ने सही कहा था कि इस मंदिर में कुछ तो अजीब बात है, और वो वहम उस आदमी के साथ हुआ था वही उसके साथ भी हो रहा है। अब ये कोई वहम नहीं, इसके पीछे ज़रूर कोई रहस्यमय बात है। पिछले कुछ रातों से अजीब कई सारे सपने राहुल ने देखे, जिसमें वो किसी न किसी तरह उस मंदिर के सामने खुद को खड़ा हुआ पाता। राहुल को भी हमेशा उस मंदिर के फ़ोटो को देखने का मन करता। इन सभी बातों से राहुल को ये समझ आ रहा था कि वो मंदिर चाहे जिस देवी देवता का हो, पर वो मंदिर राहुल को बुला रहा है। अब राहुल को तय करना था कि वो उस मंदिर को देखने जाएगा या नहीं। राहुल को उस रात नींद नहीं आई और उसने बहुत सोच समझकर ये तय किया कि वो उस मंदिर को देखने जाएगा और उस मंदिर के बारे में अपने ब्लॉग में भी लिखेगा। वैसे भी मंदिरों के प्रति उसका आकर्षण उसे वहाँ जाने के लिए बार बार कह रहा था। इस वक्त राहुल कहीं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी अपने बड़े भाई के साथ अपने घर के फास्ट फूड बिजनेस में हाथ बटाना था। हालांकि ये सब काम उसके पिताजी व बड़े भाई ही करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए उसके पिताजी गांव गए हुए थे। कानपुर में राहुल के पिताजी की 2 फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। राहुल के पिताजी के साथ उसका बड़ा भाई राकेश अब दोनों रेस्टोरेंट की देखरेख संभालने लगा है।
पर पिताजी अभी यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ काम राहुल को भी करना पड़ रहा था। पर अब राहुल खुद को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में केवल वही मंदिर घूमता रहता। इसलिए राहुल को किसी काम में मन नहीं लग रहा। अपने बड़े भाई राकेश को किसी तरह उसने समझाया और सारा काम राकेश पर छोड़कर पुरुलिया जाने के लिए तैयारी करने लगा। वैसे भी राहुल को पता है कि उसका बड़ा भाई सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि वो इन सब में बहुत ही काबिल है। अगले ही दिन राहुल ने पुरुलिया की ट्रेन की टिकट बुक की और 2 दिन बाद आनंद विहार सांतरागाछी सुपरफास्ट ट्रेन दिन के लगभग 11 बजे पुरुलिया पहुंच गई। राहुल जब पुरुलिया स्टेशन पर उतरा तब उसके बेचैन दिमाग को शांति मिली। वो यहाँ आकर काफ़ी खुश और उस मंदिर को अपनी आंखों द्वारा जल्द से जल्द देखने के लिए उत्साहित भी था। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम थी कि आगे वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। रात को ट्रेन में जब राहुल को थोड़ी नींद आई तब भी उसने उसी मंदिर से संबंधित सपना देखा। उसने देखा कि रात के घने अंधेरे में एक जंगल के बीच में किसी कारण से ट्रेन रुकी हुई है और वो अपने ट्रेन कोच के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहा है। तभी अचानक ही राहुल को जंगल के बीच से किसी महिला की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे ही बुला रही थी। उस महिला की आवाज़ सुनते ही राहुल मंत्रमुग्ध होकर अंधेरे में ट्रेन से उतर गया और उस महिला के बुलाने की आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। वहाँ जंगल के अंदर फिर राहुल को वही मंदिर दिखा। पुरुलिया स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर राहुल ट्रेन वाले सपने को सोचते हुए मन ही मन खुद से ही बोला, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे सपने में ही उस मंदिर को नहीं देखना। पुरुलिया रेलवे स्टेशन से बाहर आकर राहुल ने एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन किया और फिर अयोध्या पहाड़ के लिए बस पकड़ लिया। पुरुलिया शहर को पार कर जब बस गांव वाले इलाके से गुजरने लगी तो चारों तरफ लाल मिट्टी की ज़मीन और धान व गन्ने के हरे भरे खेत राहुल के मन को लुभाने लगे। बस जब अयोध्या पहाड़ी के पास पहुंची तो दूर से ही हरे पहाड़ व आसपास जंगल ही जंगल दिख रहे थे। राहुल को वहाँ का पहाड़ी दृश्य काफ़ी मनमोहक लगा और उसे समझ आ गया कि यहाँ पर लोग घूमने क्यों आते हैं। सड़क के आसपास आदिवासियों के कुछ सुंदर कच्चे घर भी राहुल को नजर आए। आड़े टेढ़े पहाड़ी रास्ते से होकर बस लगभग 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गई, जहाँ सभी टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। लेकिन राहुल वहाँ घूमने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्द से जल्द उस मंदिर के पास पहुँचना है। राहुल ने फिर से गूगल मैप का सहारा लिया और उस स्थान को देखा जहाँ उसे जाना था। वो जगह वहाँ से और भी काफ़ी दूर थी। वहाँ से लगभग और 1 घंटे तक सफ़र करके राहुल जहाँ पहुँचा वो जगह चिताबुरु पहाड़ से करीब ही था। वहाँ एक बड़ी झील थी और वहीं से जंगल व ऊंचे नीचे पहाड़ी टीलों की शुरुआत हो रही थी। वैसे इस जगह पर आने के बाद राहुल को कुछ स्थानीय लोग व टूरिस्ट दिखे, पर अयोध्या पहाड़ी के इस तरफ कोई होटल व ढाबा उसे नज़र नहीं आया। वहाँ सड़क पर कुछ दूर पैदल चलने के बाद सड़क किनारे राहुल को एक झोपड़ी वाली दुकान दिखाई पड़ी। उस छोटी सी दुकान पर सामने रखे बिस्कुट व चाय की केतली देख राहुल को समझ आया कि एक चाय की दुकान है। उस दुकान पर एक 16-17 साल का लड़का बैठा हुआ था। दुकान पर जाकर राहुल ने उस लड़के से एक चाय देने के लिए कहा। वैसे भी राहुल को ट्रेन में रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। अब राहुल को थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए एक चाय ज़रूरी है। वो लड़का चाय गर्म करने लगा और राहुल वहीं बेंच पर बैठे मोबाइल में फिर से गूगल मैप खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा था। इसी बीच राहुल ने उस लड़के के दुकान को देखा। चाय के साथ ही कुछ सब्ज़ी भी वो बेच रहा था। चाय गर्म करने के बाद उस लड़के ने राहुल को एक कुल्हड़ चाय देते हुए कुछ बंगाली भाषा में बोला। राहुल को ये भाषा कुछ भी समझ नहीं आई। ये देख उस लड़के ने हिंदी में पूछा, भैया आप बंगाली नहीं हो? राहुल ने हंसकर उत्तर दिया, वाह तुम हिंदी बोलना जानते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ यहाँ काफ़ी लोग बंगाली व हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं। भैया झारखंड का प्रभाव यहाँ है, इसीलिए समझ ही जाओ दोनों भाषा एक हो गई है। लड़का काफ़ी हंसमुख व मिलनसार था। राहुल को उस लड़के का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा।
उस लड़के ने फिर पूछा, भैया आप कहाँ से आए हैं? उस लड़के के आदरसूचक बातों से राहुल ये बात जान गया कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के कारण ये लड़का बात करने का ढंग व टूरिस्ट से कैसा व्यवहार करते हैं ये सब सीख गया है। शायद उसके मिलनसार भाव के कारण इधर घूमने वाले लोग यहाँ बैठकर आसपास के जंगलों को देखते हुए एक की जगह 2 कुल्हड़ चाय पी जाते होंगे, जो कि अच्छा ही है। उसके सवाल का उत्तर देने से पहले राहुल ने चाय की चुस्की ली। उस लड़के ने चाय काफ़ी अच्छी बनाई थी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। भाई, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भोला। राहुल ने अब भोला से अपने काम की बात पूछी। तो भोला भाई, यहाँ रहने के लिए कोई होटल या ऐसा कुछ है? भोला ने जवाब दिया, हाँ है, लेकिन अयोध्या पहाड़ी के उस तरफ जहाँ सब पहाड़ी चोटी व झील देखने आते हैं। इधर थोड़ा कम ही लोग आते हैं, इसलिए यहाँ तो कोई होटल नहीं है। जो लोग इधर झील व पहाड़ पर पिकनिक करने या घूमने आते हैं वो सभी शाम होने से पहले बाघमुंडी लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ होटल है। हाँ, बात तो सही है। वहीं पर बस से सभी टूरिस्ट आए थे और वहाँ होटल भी था, और अगर इधर होटल व लॉज होते तो राहुल को दिख ही जाता। कुछ देर चिंतित चेहरे से भोला को देखने के बाद राहुल ने कहा, भोला भाई, फिर क्या किया जाए? भोला ने पूछा, भैया आप यहाँ रहना चाहते हैं? राहुल ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, हाँ। पर यहाँ क्यों भैया? इस तरफ तो देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरफ ज़्यादातर जंगल और वही चिताबुरु पहाड़ी टीले हैं। राहुल ने बोला, उसी चिताबुरु पहाड़ के कारण ही तो यहाँ रहना चाहता हूँ। भोला ने फिर पूछा, यहाँ कई सारे पहाड़ हैं, पर उस पहाड़ी पर ऐसा क्या है? ऐसे पहाड़ तो पूरे अयोध्या पहाड़ी में बहुत सारे हैं। राहुल ने कहा, पर मुझे वहीं पर कुछ काम है, इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ। भोला कुछ देर चुप होकर सोचता रहा और फिर बोला, भैया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप वहाँ मेरे घर रह सकते हो। मेरा घर चिताबुरु पहाड़ी के पास वाले गांव में ही है। ये बात सुनकर राहुल को काफ़ी हैरानी हुई। राहुल ने प्रश्न किया, तुम्हारे घर? इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? राहुल की बात सुन भोला ने हंसते हुए कहा, अरे भैया चलिए। भैया आप मुझे काफ़ी बढ़िया आदमी लगे। मेरे घर रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप पैसे की बात मत सोचिए, आप बिना पैसे दिए ही रह सकते हैं। एक आदिवासी लड़के भोला की इस दरियादिली को देख राहुल हैरान था। आज के समय ऐसे लड़के व व्यक्ति का मिलना सचमुच किसी हीरे से कम नहीं। राहुल देश के कई जगह घूम चुका है और कई लोगों से बातचीत कर उनके साथ मिलजुल कर दिन बिताए हैं। इससे मंदिर व उस जगह के बारे में वो बातें पता चलती हैं जो बाकियों को मालूम ही नहीं होती। इसीलिए अब देश के वो लोग जो किसी प्राचीन मंदिर के आसपास रहकर मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं, वो लोग उसके उस रिश्तेदार जैसा हो गए हैं जो उसके काम में बहुत सहायता करते हैं। राहुल कुछ देर सोचने के बाद भोला के घर जाने के लिए राज़ी हो गया और बोला, पर एक बात भोला भाई, मैं फ्री में नहीं रहूँगा, कुछ ना कुछ पैसे तुम्हें अवश्य लेने पड़ेंगे। भोला ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आपका मन। शाम होने से पहले ही भोला ने अपनी दुकान को बंद किया और राहुल को साथ लेकर जंगल के रास्तों से होते हुए चिताबुरु पहाड़ के पास अपने आदिवासी गांव में चला गया। भोला का घर जंगल से सटा हुआ है। भोला का घर थोड़ा बहुत ईंट व लाल मिट्टी से बना हुआ था, पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसके घर के आसपास कुछ और घर हैं और यही भोला का गांव है। इस गांव का नाम पूछने पर भोला ने बताया कि इसे भी गोपालपुर कहते हैं। वहाँ गांव के कुछ घर हैं और बाकी चारों तरफ केवल जंगल ही दिख रहा है। गोपाल के घर के पास से हरे भरे जंगल शुरू होकर सामने दिख रहे पहाड़ पर मिल गए हैं। वहाँ चारों तरफ एक अलग प्रकार की सुगंध व शांति है। कानपुर की शहरी व्यस्तता से दूर आज यहाँ राहुल को काफ़ी सुकून महसूस हुआ। शाम का अंधेरा होने से पहले हल्की रोशनी में सामने दिख रही पहाड़ी जंगल काफ़ी अद्भुत व रहस्यमय लग रही है। भोला के साथ दुकान पर 1 घंटा बिताने के बाद भोला के साथ ही राहुल उसके घर आया था। भोला केवल दोपहर के बाद तक ही अपनी दुकान खोलता है और शाम होने से पहले बंद कर देता है। राहुल ने जब कारण पूछा तो भोला ने बताया कि इधर वैसे भी टूरिस्ट लोग कम ही आते हैं और शाम के बाद तो कोई आता ही नहीं, इसलिए दुकान बंद कर वो घर लौट आता है।
1-2 घंटे से भोला के घर पर बैठकर राहुल उससे बातचीत कर रहा था और उससे यहाँ की कहानियाँ सुन रहा था। इसके अलावा राहुल ने यह भी पूछा कि दुकान में बिक्री कितनी होती है, घर पर कौन कौन है। राहुल ने बताया कि उसका घर कानपुर में है और पूछा क्या वो कभी उत्तर प्रदेश गया है। इसके उत्तर में भोला ने ना में जवाब दिया। भोला ने कहा कि उसे कई जगह घूमने का काफ़ी मन है और उसे कभी कोलकाता शहर घूमने जाना है क्योंकि उसे कोलकाता काफ़ी पसंद है। अब राहुल ने बताया कि वो देश के कई जगहों पर घूम चुका है और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को देख चुका है। ये सब सुनते हुए राहुल के चेहरे को भोला ऐसे देख रहा था कि अगर भविष्य में उसके पास पैसे हुए तो वो भी कई जगह घूमने जाएगा। राहुल ने पूछा, वैसे तुमने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का नाम सुना होगा। वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस जगह का नाम भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, पर इसे अयोध्या पहाड़ क्यों कहते हैं? भोला ने उत्तर दिया, मैं भी वही बात जानता हूँ जो यहाँ के बड़े दादा काका लोग बताते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास के समय यहाँ से जा रहे थे तब सीता माँ को प्यास लगी। पहाड़ी चट्टानों पर उस वक्त आसपास पानी नहीं था, इसलिए भगवान श्री राम ने पहाड़ी चट्टानों पर तीर चला दिया। तब वहाँ से पानी की धारा निकलने लगी। यहाँ उस जगह को सीता कुंड कहते हैं। इसी कारण से यहाँ के पहाड़ी जंगलों का नाम अयोध्या पहाड़ पड़ गया। अब राहुल ने सामने दिख रहे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यही चिताबुरु पहाड़ है? भोला ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने फिर प्रश्न किया, क्या उस पहाड़ पर जा सकते हैं? भोला ने उंगली के इशारे से पहाड़ की ओर दिखाते हुए उत्तर दिया, हाँ, उस पहाड़ पर जा सकते हैं, लेकिन उसके पास ही वो जो पहाड़ी जंगल वाली टीला दिख रहा था, उधर हम लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ जाना मना है। वहाँ मंदिर। वैसे भी भैया जंगल में जाकर क्या करना है आपको? भोला वहाँ पहाड़ी टीले पर स्थित किसी मंदिर से संबंधित कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो चुप हो गया। राहुल तो यही जानने आया है, इसीलिए राहुल बोला, भोला भाई, क्या वहाँ कोई मंदिर है? मैंने सुना है कि यहाँ चिताबुरु पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर है जहाँ पर कोई पूजा नहीं करता। क्या वो मंदिर उसी पहाड़ी टीले पर है? ये बात सुनते ही भोला का चेहरा उतर गया और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। भोला के चेहरे पर एक डर दिख रहा है। उसे देखकर समझा जा सकता था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने राहुल की बातों का कोई जवाब दिए बिना ही दूसरी बात करने लगा। अब राहुल ने फिर से बार बार पूछना शुरू कर दिया, भोला भाई, क्या वो मंदिर वहाँ पहाड़ी टीले पर है? बताओ, वो मंदिर किस देव देवी का है? हाँ, वो मंदिर उसी पहाड़ी टीले पर है, पर हम उस बारे में बात नहीं करते। ये उत्तर भोला ने नहीं दिया, बल्कि राहुल के पीछे से किसी महिला की आवाज़ आई थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। उस महिला को देखकर राहुल समझ गया कि यही भोला की माँ है। उसकी माँ अब तक किसी काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन अब लौट आई है। भोला ने कुछ देर पहले ही राहुल से बताया था कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ रहता है। उसके पिताजी कोलकाता रहकर कुछ मजदूरी का काम करते हैं। 4-5 महीने में एक बार घर आते हैं और पैसे देकर फिर काम ढूंढने चले जाते हैं। भोला की माँ को देखकर राहुल को अपने माँ की याद आ गई। आज अभी तक एक भी बार अपनी माँ से राहुल ने बात नहीं की है। राहुल ने हाथ जोड़ भोला की माँ को प्रणाम किया। अपनी माँ को देखकर भोला का डरा हुआ चेहरा फिर खिल गया और वह अपनी माँ से बोला, माँ, ये भैया उत्तर प्रदेश से यहाँ घूमने आए हैं और हमारे घर कुछ दिन रहेंगे। राहुल ने कहा, चाची, ज़्यादा दिन नहीं, यही बस 2-3 दिन के लिए रहना चाहता हूँ। भोला की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, रहो, जब तक मन करे रहना। आसपास देख तो रहे हो कि हम कहाँ रहते हैं, यहाँ कोई आता भी नहीं और तुम अतिथि की तरह यहाँ रहोगे तो हमें खुशी ही होगी। बाहर अंधेरा होने वाला है, घर के अंदर आओ। इतना बोलकर भोला की माँ घर के अंदर चली गई। कुछ देर और घर के बाहर बैठे रहने के बाद राहुल भी भोला के साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने से पहले राहुल ने एक बार फिर मुड़कर उस पहाड़ी टीले को देखा। शाम का सभी अंधेरा मानो एकजुट होकर उस पहाड़ी टीले पर छा गया है, जिससे वो टीला और भी रहस्यमय व भयानक दिख रहा था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है आपको, क्या रहस्य होगा उस मंदिर का, और क्यों गांव के लोग उस मंदिर के बारे में बात तक नहीं करना चाहते? क्या राहुल वहां जाएगा? और क्या राहुल जिस मुसीबत को न्योता दे रहा है, क्या वो उस मुसीबत से बचकर कभी वापस आ पाएगा, या फिर वो उसी में फंसकर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तो बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय माँ काली।